मैट्रिक्स से तो ये बता रहा था किसी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, और विकर्णी आप ही बताया था, है ना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 3 2 4 3 2 4 2 0 2 0 2 4 2 3 4 2 3 की का आइगन वैल्यू एवं आइगन वेक्टर फाइंड कीजिए। अच्छा, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले हो गया, ठीक है। फाइंड द आइगन वैल्यू हो गया, लिख लोगे क्वेश्चन ना। फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका हम आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू निकालेंगे। देन गिवन मैट्रिक्स लिख लेते हैं, मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देन वी हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए, तब हमें मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना है। फॉर इट अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, अभिलाक्षणिक समीकरण, है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखते हैं इसका, फॉर इट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, CHARACT कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, अभिलाक्षणिक समीकरण क्या है, ये जानते हो। A माइनस लैम्डा आई का सारणिक मान बराबर 0, यही ना। A माइनस लैम्डा आई, तो ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 2 4 2 0 2 4 2 3, ऐसे ये मैट्रिक्स है। माइनस लैम्डा इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका सारणिक मान बराबर 0, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 3 माइनस लैम्डा 2 4 0 0 माइनस लैम्डा 2, ठीक है। और फिर क्या लिखें, 4 4 और 2 और 3 माइनस लैम्डा, इसका सारणिक मान बराबर 0, ये आ गया। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो सारणिक मान तो जानते हैं ना, ब्राह्मी क्लास पढ़े थे अच्छे से ना। 3 माइनस लैम्डा गुणे, अब ये देखो ये अवयव जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में, इसको छोड़ दो तो बचता क्या है, माइनस लैम्डा 2 2 3 माइनस लैम्डा, बीच में माइनस साइन लगाते हैं तो 2, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 0 2 और 4 और 3 माइनस लैम्डा, प्लस 4 इंटू, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 0 माइनस लैम्डा 4 2 इज इक्वल टू 0, ये आएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो लैम्डा में एक 3 घात का समीकरण मिलेगा। कितने घात का, 3 घात का एक समीकरण मिलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा में 3 घात का जो समीकरण मिलेगा वे क्या है, लैम्डा में 3 घात का समीकरण
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऊपर का मिटाते हैं क्वेश्चन अब। हाँ, तो 3 माइनस लैम्डा लिखो। अब इसका गुणा इसके साथ करोगे तो माइनस लैम्डा का गुणा 3 के साथ तब क्या होगा, -3 लैम्डा। माइनस लैम्डा का माइनस लैम्डा के साथ तो प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस लगता है तो -4 ऐसे। फिर -2 लिखो। 0 का गुणा 3 माइनस लैम्डा के साथ तो क्या होगा 0, और बीच में माइनस, 4 दूना 8, +4। 0 का गुणा 2 के साथ तो 0, बीच में माइनस, तो +4 लैम्डा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, 3 माइनस लैम्डा, इसको व्यवस्थित लिख देते हैं, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -4, 2 अट्ठे 16, 4 चौक 16 लैम्डा बराबर 0। 3 का गुणा तो 3 लैम्डा स्क्वायर, 3 तिक्का 9 लैम्डा, 3 चौक 12, माइनस लैम्डा क्यूब 3 लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, 16 लैम्डा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस लैम्डा का क्यूब, लैम्डा स्क्वायर देखो 3 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और 16 4 20 लैम्डा, तो 20 लैम्डा से 9 लैम्डा घटा दो, 11 लैम्डा। अचर पद क्या है देखो, 16 है, 16 से 12 निकल गया तो क्या बचा 4 इज इक्वल टू 0। और माइनस का गुणा कर सकते हो तो क्या आएगा, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा -11 लैम्डा -4। 11 लैम्डा के स्थान पे 15 लैम्डा होगा क्या, कहीं हम गलती किए हैं? एक मिनट रुकिए, तो बताते हैं। लैम्डा बचते हैं ना 9, हम्म 9 16 ये 0, ये 2 था तो हम क्या लिख दिए हैं इसको 0, ऐसे ना, यही गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या था 2 था तो यहाँ 0 बना दी धोखे से, तो ये क्या हुआ, ये तो ठीक है। 3 माइनस लैम्डा लिखेंगे तो ये तो सही है, माइनस लैम्डा 2 और 2 और 3 माइनस लैम्डा। फिर -2 जब लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या 2 2, तो यहाँ 2 लिखना चाहिए था, 2 2 और 4 3 माइनस लैम्डा। फिर 4 गुणे, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या 2 माइनस लैम्डा 4 2। ये ऊपर का थोड़ा सा हम मिटाए देते हैं, आप लोग काट देना, अलग से लिख लो। ठीक है, तो क्या होगा 3 माइनस लैम्डा, कितना कंट्रोल करते हैं गलत ना हो तब भी कुछ ना कुछ हो ही जाता। माइनस लैम्डा का गुणा 3 के साथ तो क्या करेंगे -3 लैम्डा ना, -3 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये बीच में -4, फिर क्या है -2, 2 तिहाई 6 और -2 लैम्डा और 4 दूना 8 +4, 2 दूना 4 और +4 लैम्डा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 माइनस लैम्डा, ये होगा लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -4 2, और ये क्या लिखेंगे 6 माइनस 8 तो -2 लैम्डा +4, 4 चौक 16,
4 चौक 16 लैम्डा बराबर 0। ठीक है, 3 माइनस लैम्डा, अब 3 का गुणा अंदर करते हैं ना, 3 लैम्डा स्क्वायर, 3 तिका 9 लैम्डा, 3 चौक 12 माइनस लैम्डा क्यूब। ठीक है, 3 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा। ठीक है, -2 का गुणा -2 के साथ तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस लैम्डा का क्यूब, लैम्डा स्क्वायर वाले पदों को ढूंढो, 3 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर तो 6 लैम्डा स्क्वायर हुआ, और लैम्डा वाले पदों को ढूंढो कहाँ हैं, तो 16 4 20, 20 लैम्डा 20 लैम्डा हुआ ना, अब 20 से 4 24 लैम्डा हुआ, 24 लैम्डा से 9 लैम्डा निकल गया, 15 बचेगा हैं, 15 लैम्डा। अचर पद को ढूंढो, -12 और ये 4, 16 4 20, 20 से 12 निकल गया, क्या बचा 8, क्या बचा 8, 16 4 20 से 12 निकला तो क्या होगा 8 = 0। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले पद में माइनस साइन है तो हटाने के लिए माइनस का गुणा कर दो, इस माइनस को हटाने के लिए माइनस का गुणा, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -8 बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या है, समीकरण नंबर हम डाल लेते हैं 1। यही दिए गया मैट्रिक्स का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। दिस इज करेक्टे CHARACTERISTIC कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ये आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण है, आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका जानते हो, 3 घात के समीकरण को, 3 घात के समीकरण को हल कैसे करते हैं, लैम्डा क्यूब का गुणांक देखो 1 है, अचर पद क्या है -8 है, गुणा करो तो -8 आता है, -8 किससे किससे कट सकता है, 1 से -1 से, 2 से -2 से, 4 से -4 से, 8 से -8 से, इनमें से कोई मान ऐसा होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करता होगा, उसको ढूंढो। 1 रख दो मान लो, तो 1 रखो तो संतुष्ट नहीं होगा, -1 रखते हैं, तो -1 जब रखोगे तो -1 का क्यूब होगा। ठीक है, और ये 6 -1 का स्क्वायर, 15 -1, ये होगा -8, तो -1 होगा, ये क्या होगा -6 होगा, ये +15 होगा, -8 होगा। ठीक है, 6 1 7 और 8 15, -15 +15 0 हो रहा है कि नहीं, तो लैम्डा इन मानों में से एक मान मिल गया, लैम्डा बराबर -1, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, जब संतुष्ट कर रहा है तो चूंकि लिखोगे लैम्डा बराबर सिंस लैम्डा = -1 will satisfy the equation first. So lambda = -1 is a रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का एक रूट है, तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा +1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। कौन पॉलिनोमियल, बहुपद, पॉलिनोमियल लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -8, इस पॉलिनोमियल का एक बहुपद होगा, एक सेटिस्फाई द इक्वेशन फर्स्ट को संतुष्ट करता है ना, लैम्डा बराबर -1, तो जब लैम्डा बराबर संतुष्ट करता तो लैम्डा बराबर क्या होगा, इसका रूट होगा, इक्वेशन फर्स्ट का एक मूल होगा, क्या होगा, मूल। तो जब लैम्डा बराबर -1 इसका मूल होगा तो लैम्डा +1 गुणनखंड रहा होगा,
तब ना आएगा लैम्डा बराबर -1। तो लैम्डा प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। कौन पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर रहा होगा। लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -6 -8। तो जब ये गुणनखंड रहा होगा तो कोई आपसे कहे कि 18 का गुणनखंड 3 है तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा? 18 का एक गुणनखंड 3 है तो दूसरा क्या होगा? तो 3 में किसका गुणा करें कि 18 आ जाए? तो 6 दूसरा गुणनखंड आया। तो 6 पता कैसे चला? 18 में जब 3 का भाग दिए तो 3 छांग 18, तब ना 6 का पता चला। इसी का मतलब ये हुआ कि लैम्डा प्लस 1 में किसका गुणा कर दें कि ये आ जाए? अरे नहीं, जिसका गुणा करना है वे इसमें इसका भाग देने से मिलेगा। अच्छा 3 में किसका गुणा कर दें कि 18 आ जाए? तो 6 मिला कहाँ से? 18 में 3 का भाग देने से। तो क्या करेंगे? लैम्डा प्लस 1 में किसका गुणा करें कि ये आए? तो जिसका गुणा करना है वो मिलेगा कहाँ से? जब इसमें इसका भाग देंगे। ठीक है, तो लैम्डा प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ये। ठीक है, तो एक जब फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर के लिए इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर अदर फैक्टर ऑफ लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -8 फॉर अदर फैक्टर ऑफ लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -8 वी डिवाइड लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -8 बाई किससे डिवाइड करेंगे हम? लैम्डा प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। दैट इज, तो क्या होगा? लैम्डा का क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -8, इसको डिवाइड करते हैं किससे? लैम्डा प्लस 1 से। लैम्डा में किसका गुणा करें कि लैम्डा क्यूब आ जाए? लैम्डा स्क्वायर का। तो लैम्डा क्यूब और लैम्डा स्क्वायर अब घटाएंगे तो ये माइनस ये इससे कट गया। -7 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -8। अब लैम्डा में किसका गुणा करें कि -7 लैम्डा स्क्वायर आ जाए? -7 लैम्डा। तो -7 लैम्डा स्क्वायर अब -7 लैम्डा घटाओगे तो ये माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, और ये इससे कट जाएगा। तो -15 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा तो माइनस क्या होगा? 8 लैम्डा -8। तो -8 लैम्डा -8 घटाओगे तो माइनस है तो प्लस होगा, प्लस होगा तो शून्य हो जाएगा। लिख लेते ना। अब तो एक बचपन में एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे, डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेष। ठीक है ना। तो क्या होगा? लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -8। तो क्या होगा? लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा -8 प्लस रिमाइंडर 0। ये आ गया। अब इसी को क्या कर, इसका फैक्टर कर सकते हैं। देखो इसका फैक्टर नहीं कर सकते, सकते हैं। गुणा करें तो 7 आए, घटा दे गुणा करें तो 8 आए, घटा दे तो 7। हाँ, तो -8 लैम्डा प्लस लैम्डा यस सर, -8 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस 1 लैम्डा कॉमन तो लैम्डा -8 और 1 कॉमन तो लैम्डा -8 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? लैम्डा प्लस 1 और ये लैम्डा -8 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये गुणनखंड है ना, तो 0 क्या करोगे? इतना हुआ ना। अब जो इक्वेशन हम डाल दिए थे कोई
लैम्डा वाले की इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन इसको माने थे लैम्डा क्यूब ना सर, -6 लैम्डा स्क्वायर, 1 मिनट, -15 लैम्डा, अब -8 इज इक्वल टू 0 था। हाँ बोलो। इसको हम आगे यहीं तक इसको करेंगे, बस हो गया। हाँ तब गुणनखंड आया इसका किए हैं ना, अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, इसको 0 करेंगे तब लैम्डा की वैल्यू आएगी। अभी तो 0 कहाँ करेंगे, तो इसका इसके स्थान पे ना ये लिख सकते थे। अब इसमें वैल्यू रखो तो इज इक्वल टू 0 आएगा, तब ना लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। हाँ, तो मैं वही चीज निकलवाती कि लैम्डा बराबर लैम्डा प्लस 1 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर -1 हो जाएगा। तो 0 करोगे कहाँ, अभी तो उसमें करेंगे, ठीक है। अभी तो हम गुणनखंड कर रहे थे। अब गुणनखंड की वैल्यू यहाँ रखो तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में इसके स्थान पे अब ये लिख सकते हैं क्या, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा -8 इज इक्वल टू 0 आप करोगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा -8 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा बराबर -1, लैम्डा बराबर -1, लैम्डा बराबर 8। तो आइगन वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा बराबर -1 कामा -1 कामा 8, ये आइगन वैल्यू आ गई। ठीक है, हेंस आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए आर लैम्डा इज इक्वल टू -1, लैम्डा इज इक्वल टू -1, लैम्डा इज इक्वल टू 8। अब मैट्रिक्स से क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, पीछे पढ़ाए हैं ना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये ना सोच लेना कि वो बीएससी फर्स्ट ईयर फिर से पढ़ाने लगे, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है यहाँ। अब देखो आइगन वैल्यू तो आ गई, अब आइगन वेक्टर कैसे निकालोगे, यही तो बताना था यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। आइगन वैल्यू तो तक आसान है, सबसे बन जाता है, आइगन वेक्टर में दिक्कत जाती है, उसमें राज की बात रहती है। 10 नंबर से नीचे सवाल है। हाँ अभी बहुत बड़ा काम है, अभी 3 आइगन वेक्टर निकालेंगे। सुनो अब now we have to find eigenvector of, ठीक है, तो लिखो now we have to find the eigenvector corresponding to lambda is equal to -1। लैम्डा इज इक्वल टू -1 के संगत क्या निकालना है, लैम्डा इज इक्वल टू -1 के संगत आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, लेट कैपिटल S1 बी द आइगन वेक्टर corresponding to क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू -1। लैम्डा इज इक्वल टू -1 के संगत आइगन वेक्टर क्या है, कैपिटल S1 माने हैं। देन क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई और कैपिटल S1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा के स्थान पे क्या रख दोगे, a माइनस लैम्डा के स्थान पे -1 वाई, ठीक है। आइए क्या होगा, x1 इज इक्वल टू 0। ए के स्थान पे क्वेश्चन में दिया था मान, क्या दिया था, 3 2 4 2 0 2 4 2 3, ऐसे ये माइनस 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 क्या हो गया, प्लस ना, तो +1 और फिर इकाई आप भी लिखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे ये मैट्रिक्स आएगा
और आगे स्तंभ अवयव लिखेंगे यहाँ पे x1 x2 x3 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स ऐसे। अब हम क्या करें इसको, देखो यहाँ पे 4 और +1 ने 3 + 1 और ये क्या होगा 2 + 0, 4 + 0, 2 + 0, 0 + 1, 2 + 0, 4 + 0, 2 + 0, 3 + 1 ऐसे। और इसको क्या करेंगे x1 x2 x3 इज इक्वल टू क्या मिला 0 0 0। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 3 2 4 2 1 2 4 2 4 ऐसे x1 x2 x3 0 0 0। कौन 4 है, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो तीने लिखे हैं ना। हाँ तो इसे बताते चलो, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो फिर जानना आप। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका गुणा करेंगे यदि, तो गुणा पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ। तो गुणा करते हैं अवयवों का यहाँ। तो अवयवों का गुणा करने से क्या मिलेगा, ऊपर लिखते हैं। देखो यहाँ पे 4x1 2x2 + 4x3, फिर 2x1 x2 2x3, 4x1 2x2 4x3, ये आया गुणा करने से। और यहाँ क्या है 0 0 0 ऐसे। ठीक है ना। अब इसको क्या लिखेंगे हम 4x1 + 2x2 4x3 = 0, 2x1 + x2 और 2x3 = 0, 4x1 + 2x2 4x3 = 0। ये समीकरण निकाय आ गया। ठीक है, अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मैट्रिक्स इक्वेशन निकालते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ, नाम डाल दें। ठीक है, इसका नाम क्या रख दें, फर्स्ट सेकंड आइए थर्ड। हम ABCD डाल दें। तो मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन या कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप लिखो, कोफिशिएंट COEFFICIENT कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दिए गए समीकरण निकाय का गुणांक का अवयव, दिए गए कोएफिशिएंट की स्पेलिंग बोलिए। COEFFICIENT कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दिए गए समीकरण निकाय का गुणांक का अवयव क्या होगा, गुणांक का अवयव ये है, इसको हम B मान लेते हैं, B बराबर, तो क्या लिखेंगे 4 2 4 2 1 2 4 2 4, ये गुणांक का अवयव आ गया। अब हम गुणांक का अवयव की जाति निकालेंगे, जो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे आप लोग। गुणांक का अवयव की जाति, रैंक। ठीक है, तो रैंक निकालने के लिए इस अवयव को सारणिक मान के सॉल्व करो।
आव्यूह को सारणी के मान के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 2 4 2 1 2 4 2 4, इसको सारणिक बना दिए आव्यूह को। अब इसका मान निकालते हैं, सारणिक मान। तो मान कैसे निकालते थे, ये देखो 4 गुणे 4, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में इसको छोड़ो तो क्या आएगा, 1 2 2 4, बीच में माइनस लगाते हैं, 2 गुणे 2, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में इसको छोड़ो तो छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, 2 2 और 4 4, ऐसे। फिर 4 गुणे 4, जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में इसको छोड़ो तो क्या होगा, 2 1 4 2, ऐसे। तो ये होगा 4 2, 1 का गुना 4 के साथ तो 4 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस 8, 4 माइनस 4, तो 4 गुणे 0 0, 4 गुणे 0, तो सब 0 आ गया। ठीक है, इसका 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, गुणांक का अवयव, गुणांक का अवयव की जाति 3 नहीं है। गुणांक का अवयव एक की जाति 3 नहीं है। ठीक है, तो रो ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 3। रो यानी जाति, दर्शाया था ना सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी में, किसी मैट्रिक्स की जात को रो से डिनोट करते हैं। तो 3 के बराबर नहीं होगी, तो इसका मान 0 के बराबर ना होता तो जात 3 हो गई होती। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, 2 पंक्ति 2 स्तंभ का कोई उपसारणिक ले लो। तो देखो यहाँ पे सुनो, 2 पंक्ति 2 स्तंभ का लेते हैं, इसको तो 4 1 कम 4 और 2 दूना 4, तो ये भी सुन, 2 दूना 4, इसको ले ले मान लो, तो 2 दूना 4 1 चौको 4, तो ये भी सुन। इसको लेंगे 2 दूना 4 4 1 कम 4, तो ये भी सुन, 1 चौको 4 2 दूना 4, तो ये भी सुन। तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ का भी कोई उपसारणिक लेते हैं तो उसका मान भी 0 आ रहा है। इसका मतलब जात 2 भी नहीं होगी, जात 3 भी नहीं होगी, क्योंकि 3 कोटि के 3 ऑर्डर का एक ही माइनर बन रहा था, उपसारणिक बन रहा था, उसका मान 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो आपको ये पता ना है, किसी मैट्रिक्स ए की जाति आर होती है कब, जब आर कोटि के कम से कम एक उपसारणिक का मान 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो इसकी जात 3 कब होती, जब 3 कोटि के एक उपसारणिक का मान कम से कम 0 के बराबर ना होता। लेकिन यहाँ 0 आ गया 3, क्योंकि इस आव्यूह से 3 ऑर्डर का एक ही उपसारणिक बन सकता था। उपसारणिक को इंग्लिश में माइनर बोलते हैं। ठीक है, तो इस आव्यूह से 3 पंक्ति या 3 स्तंभ का एक उपसारणिक बनाए और इसका मान निकाले तो 0 के बराबर आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि इस गुणांक का आव्यूह बी की जात 3 नहीं है। ठीक है, अब 3 पंक्ति 3 स्तंभ का जो सारणी के लिए तो उसका मान 0 के बराबर नहीं आया। 0 के बराबर ना आया होता तो क्या होती, जात 3। अब फिर क्या करेंगे, अब 2 जाति पर विचार करेंगे ना। तो जो इस गुणांक का अवयव की जात 2 कब होती, कब होगी, जब 2 पंक्ति 2 स्तंभ का उपसारणिक कोई बनाओ इससे बी से, तो बनाते हैं तो क्या आता है, सबको मान 0 आता है। b1 बनाएंगे तो क्या आएगा, b1 बराबर बना देंगे 4 2, 4 2 बनेगा, 2 1 बनेगा। इसका मान निकालोगे तो 4 गुणे 1, बीच में माइनस 2 गुणे 2, इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। b2 ले लेते हैं दूसरा, b2 देखो 2 1 4 2 लेते हैं, यदि 2 4 यदि यहाँ पे 1 2, तो इसका मान भी 4 माइनस 4 तो 0 आ रहा है। b3 लिए, तो b3 जब लेते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 1 4 2, 2 1 4 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस 4 तो 0। यहाँ पे b4 लिए, तो b4 लेते हैं तो क्या होगा, 1 2 2 4, 1 2 2 4, तो 4 माइनस 4 तो 0। ऐसा बताओ इस मैट्रिक्स से कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ का एक उपसारणिक बनाएं तो उसका मान 0 के बराबर ना हो, ढूंढो बताओ। जितने लेते हैं सब हो जाए। जैसे मान लो हमें इसको ले लिए ऐसे, 2 4 2 4, 2 दूना 2 चौको 8, 2 चौको 8 0, ऐसे ले लिए। मान लो इसको ले लिया, इसको ले लिए, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है, तो इस आव्यूह से 2 ऑर्डर के जितने उपसारणिक बनते हैं सबका मान 0 है। और जब सबका मान 0 है इसका मतलब क्या, जात 2 भी नहीं है, तो क्या होगी, अब जाति 1 होगी।
तो जाति एक होगी, क्योंकि ये तो शून्य है नहीं, एक कोटि एक पंक्ति एक स्तंभ का उपसारणी का मान लीजिए शून्य तो है नहीं, ये भी शून्य है तो नहीं, ये भी शून्य नहीं है, ये भी शून्य नहीं है। तो कम से कम एक पंक्ति एक स्तंभ का कम से कम एक उपसारणिक ऐसा है जिसका मान शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए गुणांक का अभियोग की जाति एक होगी। तो जब जाति एक होगी या कोटि इसकी कितनी है, इसकी कोटि 3 है, तो कोटि 3 में से एक निकाल दो तो क्या आया 2। तो इस समीकरण निकाय के 2 सलूशन होंगे। यदि मान लो इसकी जाति 2 होती तो 3 से 2 घटाते, तो 3 से 2 घटाते तो एक सलूशन होता, और 3 में से जब 2 घटाते तो एक सलूशन होता। तो एक सलूशन निकालने के लिए इन 3 समीकरण में से कोई 2 समीकरण को बजगुणन विधि से हल कर देते तो आपको S1 S2 S3 की वैल्यू मिल जाती। लेकिन यहाँ क्या होगा, इस समीकरण निकाय का केवल 2 सलूशन होंगे ना, 3, क्योंकि इसकी जाति क्या आई 1 है, और इसकी कोटि कितनी है 3 है। पंक्ति स्तंभ की संख्या कितनी है, पंक्ति स्तंभ 3, इसकी कोटि क्या है 3 और जाति क्या है 1। तो कोटि से जाति निकाल दो तो जो आता है उतने सलूशन उसके होते हैं। तो इस समीकरण निकाल कितने सलूशन हुए, 2 सलूशन। कितने सलूशन हुए, 2 सलूशन होंगे। तो 2 सलूशन कैसे निकालेंगे, 2 सलूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, S2 को K1 मानेंगे और S3 को K2 मानेंगे। क्या मानेंगे, अभी लिखते नहीं है, S2 को क्या मानेंगे K1 और S3 को क्या मानेंगे K2। ठीक है, अब सुनो, S1 को K1 मान लिए तो समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से तो देखो 4x1 प्लस 2 को क्या माने हैं K1 ना, तो 2K1 ये होगा 4K2 बराबर 0। तो 4S1 बराबर क्या होगा -2K1 और -4K2। ठीक है, तो S1 बराबर क्या होगा -2/4K1 और ये क्या होगा -4/4K2। ठीक है, तो S1 बराबर क्या होगा -1/2K1 और ये होगा -1K2। ये हुआ। तो यहाँ पे x1 s2 s3 जो है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या S1 की वैल्यू क्या निकली है, देखो -1/2 K1 अब -K2। S2 की वैल्यू को क्या माने हैं हम, S2 की वैल्यू को K1 माने हैं, तो S2 की वैल्यू को यहाँ लिख लो K1 और 0 K2 अपन ऐसे लिख लो। फिर S3 की वैल्यू को क्या माने हैं K2, तो K2 तो लिख दो यहाँ पे K2 और यहाँ 0 K1 अपन ऐसे कर लो ऐसे। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं -1/2 और ये 1 और 0 और ये कॉमन हो गया क्या K1 और प्लस इसमें क्या बचेगा -1 और कॉमन क्या हो गया K2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि S1 S2 S3। अब इसको देखो, ये भिन्नात्मक वैल्यू आ रही है, तो भिन्नात्मक वैल्यू को हम क्या करना, भिन्नात्मक वैल्यू हटाना चाहते हैं, तो बटे में क्या क्या है, बटे में सिर्फ 2 हर है, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में क्या है 1 है। ठीक है, तो 1 1 2 का लघुत्तम क्या होता है 2, तो 2 का सब में गुणा कर दो, तो -1/2 गुणे 2 और 1 गुणे 2 और 0 गुणे 2 और ये क्या हो गया K1 हो गया, ये क्या होगा -1 0 1 ये क्या हो गया K2, ये क्या हो गया K2। तो 2 2 कट गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या -1 और ये 2 और 0 और ये होगा K1। और देखो यहाँ पे क्या होगा -1 और 0 1। अब इसको देखो, ये हो गया K2। तो ये x1 की वैल्यू क्या हुई, एक का आंसर होगा S1 बराबर 1 S2 बराबर 2 और S3 बराबर 0। एक सलूशन ये होगा, एक सलूशन ये होगा S1 बराबर -1 S2 बराबर 0 और S3 बराबर होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा की 2 वैल्यू थी ना, लैम्डा बराबर -1 लैम्डा बराबर -1। तो लैम्डा बराबर -1 के संगत जो आइगन सदिश होगा S1 बराबर, तो ये लिख देंगे क्या 1 2 0 1 2 0 और S2 बराबर क्या लिख देंगे, क्या S2 बराबर लिख देंगे -1 0 1 -1 0 1। तो ये दोनों आइगन सदिश हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लगता होगा ये तीनों मान रखोगे तो तीनों समीकरण संतुष्ट रहेंगे। विश्वास ना हो तो 1 मान रख के दिखाते हैं आपको। S1 की वैल्यू 1 है कि नहीं है यहाँ, तो 1 जब रखोगे तो 4 1 कम 4 होगा। ठीक है, ये होगा 2 दूना 4,
ठीक है, आई इसमें क्या होगा, शून्य, संतुष्ट। अरे x1 बराबर क्या है, ये -1 ना है, ठीक है। तो 4 गुणे माइनस तो -4, और ये +4 तो शून्य हो गया कि नहीं हुआ। अब ये वाली वैल्यू यदि इसमें रख दोगे, कौन वाली वैल्यू, कौन वाली, ये वाली वैल्यू भी तीनों समीकरण को संतुष्ट करेगी, ये वाली वैल्यू भी तीनों समीकरण को संतुष्ट करेगी। तो 2 सलूशन आपको मिल गए। तो 2 सलूशन निकालने का क्या तरीका है, हमेशा S2 को K1 मानेंगे और S3 को K2 मानेंगे, ठीक है। तो अपने आप 2 सलूशन इस प्रकार से, x1 को क्यों नहीं मान सकते हैं? क्या, तो S1 को K1 मानोगे तो S2 को K2 मानोगे तो S3 की वैल्यू निकलेगी, आएगा वही। अच्छा, मतलब कुछ दो में से लेकिन 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल के रूप में बदलना है, 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल, 2 सलूशन निकालने के लिए, ठीक है। अब मान लो जैसे अब लैम्डा बराबर एक ठोर ना आया है, लैम्डा बराबर 8 आया, क्या आया है, आइगन वैल्यू, लैम्डा बराबर क्या आया है, ठो 8 आया तो हाँ -1 और 8। हाँ, तो यहाँ पे -1 2 वैल्यू रिपीट थी ना, इसीलिए यहाँ 2 सलूशन आ रहा है। इसीलिए यहाँ जाति, इसकी जो जाति एक आई है, क्योंकि जाति कोट में से जाति को घटाओ तो 2 सलूशन आएंगे, एक लैम्डा बराबर इस वैल्यू के संगत, एक लैम्डा बराबर इस वैल्यू के संगत। अब 8 के संगत जब निकालेंगे तो निश्चित रूप से जाति 2 हो जाएगी, और जाति 2 हो जाएगी तो कोट 3 है, तो कोटि से जाति को घटाओगे तो क्या आएगा, 3 से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक सलूशन होगा, और एक सलूशन कैसे निकलेगा, वहाँ पे K1 K2 नहीं मानोगे, समीकरण 1 और 2 को बजगुणन से हल कर दोगे तो अपने आप सलूशन आ जाएगा। चाहे 1 2 को हल करो, चाहे 2 3 को हल करो, चाहे 1 और 3 को हल करो, तो सलूशन आ जाएगा, ठीक है। पिछले साल हाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से निकालते हैं जाति और कोट। तो दिखाते हैं अब थोड़ा सा, कहाँ तक लिख चुके हो, लिखे कहाँ, क्या हो गया, लेट हो रहा है कहाँ के लेट हो रहा है, सर। कॉलेज के लिए फिजिक्स वैसे भी छूट जा रही, केमिस्ट्री भी छूटी जा रही है। ठीक है, हो गया, जाओ, हो गया। कि हम कर दें तो मोबाइल से कर लोगे, अगर ये रहेगा तो ये हमको भेज देगा, भेज दोगे जी, हाँ बता दीजिए, भेज देगा। ठीक है। तो आप जाओ, अब इसको हम करवाए देते हैं, नहीं तो फिर से इतना पता लगाना पड़ेगा। नहीं सर, पिछले बताया उसी तरह होगा ना। हाँ सर क्वेश्चन लगाने तो समझ आएंगे, चल। में समझ में नहीं आएगा, पूछ ठीक है, जाओ, हो गया। हम इसको चलो, ठीक है ना। तो कहाँ तक बता, लिखे कहाँ तक हो अभी, यहाँ तक। तो जात 3 नहीं है, ठीक है। तो इसका मान, इसका 2 पंक्ति 2 स्तंभ के उपसारणी का मान भी निकाले तो क्या हुआ, 0 के बराबर आ रहा है। इसकी रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है 2 भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली रो ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 2, तो इम्प्लाइज रो ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, रो ऑफ बी इज इक्वल टू होगा 1। 3 के बराबर नहीं हाँ, रो ऑफ बी इज इक्वल टू 3 के बराबर नहीं है, पर 2 पंक्ति 2 स्तंभ का उपसारणी के लिए थे तो उसका मान भी तो 0 आ रहा है। इसका मतलब उसकी रैंक 2 भी नहीं है, रैंक क्या होगी, सिर्फ 1 होगी, ठीक है। तो क्लियरली देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज क्या लिखें, ऑर्डर माइनस रैंक। तो ऑर्डर क्या है 3 और रैंक 1 बराबर 2, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर लीनियर इंडिपेंडेंट, फॉर 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, लेट फॉर लिखो 2 लीनियर इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लेट क्या मानते हैं, S2 बराबर हम मानते हैं K1 और S3 इज इक्वल टू मानते हैं K2। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या होगा 4x1 और 2s2 के स्थान पे K1 और 4s3 के स्थान पे K2 इज इक्वल टू 0। तो 4s1 इज इक्वल टू होगा -2K1 -4K2। तो S1 बराबर क्या होगा -2/4K1 और 4/4K2। तो S1 बराबर क्या होगा 2 बन जा 2 2 जा -1/2K1 और ये होगा K2 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप x1 x2 x3। तो S1 की वैल्यू क्या लिख देंगे, S1 की वैल्यू लिख देंगे -1/2 K1 और -K2। S2 की वैल्यू क्या है, S2 की वैल्यू क्या माने हैं K1 ना, तो यहाँ पे K1 लिख लें तो 0 K2 अपने से मान लेते हैं। S3 की वैल्यू K2 माने हैं तो 0 K1 और ये होगा K2। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं ऐसा S1 S2 S3 इज इक्वल टू -1/2 1 और 0 और यहाँ कॉमन क्या है K1 -1 0 1 और कॉमन क्या है यहाँ K2, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू को हटाने के लिए हम इसी को क्या लिख सकते हैं S1 S2 S3 x1 S2 S3। तो क्या होगा ये -1/2 इंटू 2 1 इंटू 2 0 इंटू 2 और यहाँ K1 तो ये क्या होगा -1 0 1 और ये हो गया K2 और ये 2 2 कट गया तो ये क्या मिल गया आपको x1 S2 S3, ठीक है। तो ये क्या आएगा -1 2 0 और यहाँ लिख दोगे K1 और ये क्या लिख दोगे -1 0 1 और ये क्या है K2। हेंस आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू -1 लैम्डा इज इक्वल टू -1। एक S1 हो गया जिसको लिख लेते हैं क्या -1 2 0 और दूसरा S2 इज इक्वल टू क्या होगा -1 0 1। ये लैम्डा बराबर -1 के संगत एक आइगन वेक्टर ये है और दूसरे लैम्डा बराबर -1 के संगत आइगन वेक्टर ये है, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे लैम्डा बराबर 8 के संगत आइगन वेक्टर निकालेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख ले थोड़ा, मेमोरी तो फुल नहीं हो गई, हाँ तो रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आइगन वेक्टर now we have to find the eigen vector corresponding to लैम्डा बराबर 8। तो लैम्डा बराबर 8 के संगत आइगन वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो लेट x3 बी आइगन वेक्टर
आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा बराबर 8। देन क्या लिखेंगे, ए माइनस 8 आई इंटू S3 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये पता है तो एक के स्थान पर लिखेंगे 3 2 4 ना, 3 2 4 2 0 2 और 4 2 3 ऐसे होगा 8। ये क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे। ये होगा S1 S2 S3। ये क्या होगा 0 0 0 ऐसे। अब क्या करेंगे इसको, तीन माइनस 8 2 माइनस 0 4 माइनस 0, ठीक है ना। 2 माइनस 0 0 माइनस 8 2 माइनस 0 4 माइनस 0 2 माइनस 0 3 माइनस 8। जीरो जीरो जीरो, 3 से 8 निकालो, -5 2 4 2 माइनस 8 2 4 2 -5 x1 S2 S3 0 0 0 ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -5 x1 प्लस 2 S2 4 S3 2 S1 8 S2 2 S3 4 S1 2 S2 -5 x3। जीरो जीरो जीरो, ठीक है। इसका तुलना करोगे तो तुलना जब करोगे तो क्या आएगा, -5 x1 2 x2 4 S3 बराबर 0 2 x1 8 S2 2 S3 बराबर 0 4 x1 2 S2 5 S3 बराबर 0, ये आ गया, ठीक है ना। अब क्या करें, गुणांक अवयव कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नाम 4 5 और इसका नाम 6, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ गिवन कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4 5 6 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, B1 लिख लेते हैं इसको। तो मैट्रिक्स क्या हुआ इसका, -5 2 4 2 -8 2 4 2 -5, ये आ गया। अब B1 सारणी का मान निकालते हैं। तो B1 सारणी का मान निकालेंगे तो -5
इसको छोड़ दो तो -8 2 2 -5 ऐसे, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो 2 2 4 -5, 4 गुणे इसको छोड़ो इसको छोड़ो तो 2 -8 4 2 ऐसे। तो b1 सारणी का मान बराबर -5। अब 8 पंचे 40 माइनस 2 दूना 4, 2 पंचे 10 माइनस 4 दूना 8 तो होगा 4 4 प्लस 8 चौक 32। तो b1 सारणी का मान -5 गुणे 35, 2 गुणे -18, 4 गुणे 32 4 36। तो b1 सारणी का मान 35 पंचे 175, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 क्या रहा है? ये 35 का लिखते हैं, 36 है ना, ये 36 पंचे करना चाहिए 180। और यहाँ पे तो b1 सारणी का मान -180 प्लस 180 सुनना रहा ना। तो गुणांक का अवयव b1 की जात 3 नहीं होगी। देयरफॉर रैंक ऑफ b1 इज नॉट इक्वल टू 3। अब 2 स्तंभ का उपसारणी लेकर चलते हैं। देखो B11 लिख लेते हैं मान लो। तो देखो 2 पंक्ति 2 स्तंभ लेकर चलते हैं। सुनो 2 पंक्ति 2 स्तंभ का उपसारणी मानकर चलते हैं। तो -5 2 और 2 -8 ऐसे। तो यहाँ पे इसका मान निकालेंगे तो वहाँ पे -5 गुणे 8 और बीच में -2 गुणे 2 तो -8 पंचे 40, 40 -4 तो यहाँ पे -44 इज नॉट इक्वल टू 0। वहाँ तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ का मान भी शून्य आ रहा था, लेकिन यहाँ शून्य नहीं आ रहा है। इसका मतलब रैंक क्या होगी? इस गुणांक का अवयव की 2 होगी। p1 देयरफॉर कोफिशिएंट मैट्रिक्स रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स b1 इज इक्वल टू 2। तो इम्प्लाइज ऑर्डर माइनस रैंक। तो ऑर्डर 3 है, रैंक क्या है 2 इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन सो इक्वेशन इट मीन्स इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4 5 6 हैज ओनली one solution। for one solution solving question 4 5। अब 4 5 6 में से किसी 2 समीकरण को हल करो। for one solution solving question 4 and 5 by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या होगा? x1 के बटे में लिखो, s2 के बटे में s3 के बटे में लिखो। तो s1 के बटे में लिखने के लिए s1 वाले को छोड़ देते हैं। तो 2 -8 और 4 2। s2 का मान निकालने के लिए s2 को छोड़ देते हैं। तो 4 2 पहले लिखो और -5 और 2। s3 का मान निकाल s3 को छोड़ देते हैं। तो -5 2 2 -8। ये x1 बटे क्या होगा? 2 दूना 4, 8 चौक 32 तो +32।
ये होगा S2 अपान 4 दूना 8 और प्लस 5 दूना 10, x3 अपान 8 पंचे 40 माइनस 4, x1 अपान 36, S2 अपान 18, x3 अपान 36। तो क्या करेंगे, 18 दूना 36, 18 एकम 18 दूना, तो क्या होगा S1 अपान 2, S2 अपान 1, x3 अपान 2, ये आ गया। हेंस आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 8। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे S3, तो S3 इज इक्वल टू क्या होगा 2 1 2, 2 1 2, ये आ गया। ठीक है ना। अब कल आपको बताए थे कि P कैसे निकालते हैं। यहाँ S1 S2 S3 तीनों आइगन सदिश लिखे तो P बन जाएगा, P बन जाएगा। आइगन सदिश से P बनाए थे ना। आप देखो जब P बन गया यहाँ पे P S1 की वैल्यू बताओ क्या क्या है। कैपिटल S1 की वैल्यू आइगन सदिश -1 2 0, S2 की वैल्यू 0 1, और S3 की वैल्यू ये आ गई 2 1 2, ये P मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एडजॉइंट P निकालेंगे, फिर सारणिक P निकालेंगे, फिर P इनवर्स निकालेंगे, तो 1 अपान सारणिक P इंटू एडजॉइंट P। तब फिर क्या निकालेंगे, P इनवर्स A और P निकालेंगे, तो क्या आना चाहिए, आइगन वैल्यू आनी चाहिए ना, -1 0 0 0 -1 0 और 0 0 8 आना चाहिए, ऐसे ना। इसका मान लिख देंगे डायगोनल ऑफ यहाँ -1 8, तब ये मैट्रिक्स ये क्या कहलाएगा, विकर्णीय आव्यूह। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा कि नहीं, यही ना बताए थे। अब P एडजॉइंट P निकालने के लिए ईच एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर, जैसे कल निकाले थे। अब कोफैक्टर निकालोगे तो एडजॉइंट P मिलेगा, फिर सान डिटरमिनेंट P निकालेंगे, तब P इनवर्स निकालेंगे तो 1 अपान डिटरमिनेंट P इंटू एडजॉइंट P। अब P इनवर्स AP निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, सब एलिमेंट 0 और डायगोनल के एलिमेंट आइगन वैल्यू आनी चाहिए, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू जब आ जाएगा तब मैट्रिक्स ए कहलाता है, क्या कहलाता है, विकर्णीय आव्यूह, डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें आइगन वेक्टर है बाहर निकालना था, इसको घर में अब निकालना और एक्स्ट्रा काम जैसे कल बताए थे। तो ठीक है।